देखें, प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं वो इकोनॉमिक्स से नहीं पूछे जाते, प्रश्न आपको पूछे जाते हैं इकोनॉमी से। और इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन? एक इंडियन इकोनॉमी और दूसरा, बहुत गोलेबाजी आप लोग करते हैं, इकोनॉमी ऑफ बिहार। और करीब करीब रेशियो देखेंगे तो 2/3 और 1/3 रेशियो होता, नियर अबाउट लेकर के चलें, वेरी करते हैं, कुल मिला करके यहां से 25 से 30 के आसपास मोटा मोटी लेकर के चलें, प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 प्लस माइनस लेके चले तो 2/3 आपको इंडियन इकोनॉमी से होंगे, 1/3 इकोनॉमी ऑफ बिहार से होंगे। अब इंडियन इकोनॉमी से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार की इकोनॉमी से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो करंट बेस्ड होते हैं। मतलब समसामयिकी पर आधारित प्रश्न होते। इंडियन इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे जाते, अगर गौर करें तो एक अवधारणा पर आधारित प्रश्न और दूसरा जो होता वह समसामयिक प्रश्न। अब अगर गौर करें तो बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं फोकस यहां किया जाता है। और अवधारणा पर आधारित प्रश्न, कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित प्रश्न यहां अगर देखें तो नहीं के बराबर, या अगर इसी को कहें तो इक्के दुक्के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। बातें समझ रहे? नहीं, कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आपको इक्के दुक्के प्रश्न पूछे जाते हैं। फोकस जो होगा करंट ओरिएंटेशन पर होता है। यूपीएससी में ये स्थिति नहीं है, यूपीएससी में ये स्थिति नहीं है। यूपीएससी में आप देखेंगे मेजर पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो है इकोनॉमी में वो आपको कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं, मेजर पार्ट, और उसके साथ साथ करंट बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हैं। अब यहां पर समस्या क्या आती है? तो यहां पर समस्या यह आती, जैसे आप में से कल किसी ने कहा था कि पेपर पढ़ते हैं, बीच वाला पेज पढ़ते हैं तो नींद आने लगा, जैसे आप ही ने कहा था, नींद आने लगती है। नहीं, अभी अगर आप देखेंगे, परसों, संडे परसों था ना, परसों या तरसों, हिंदुस्तान में, नहीं परसों के ही हिंदुस्तान में मैड्रिड में जो क्लाइमेटिक चेंजेस पर सबमिट होने जा रहे हैं उस पर एडिटोरियल पेज पर आलेख थे। नहीं, पढ़ने की किसी ने कोशिश की? आप में से किसी ने उसको पढ़ने की कोशिश की क्या? हाँ या ना? नहीं। अगर पढ़ने की, आप आज जाकर के कोशिश करें उसको पढ़ने की, नेट पर भी अवेलेबल है। नहीं, और सोशल मीडिया के आप लोग मास्टर हैं, आप ही लोग तो देश की राजनीति को निर्धारित कर रहे हैं, तो नेट पर जाकर के पढ़ने की कोशिश करें, वो आलेख उपलब्ध होगा। अब आप पढ़ने की कोशिश करें, आपको समझ में ही नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी।
क्यों नहीं समझ में आएंगे कि ये जो मैड्रिड समिट है उसका एक बैकग्राउंड है, उसका एक बैकग्राउंड है। तो जब तक उस बैकग्राउंड से हम परिचित नहीं होंगे तब तक हमारे लिए उस आर्टिकल से कनेक्ट कर पाना क्या होगा, मुश्किल होगा। जो बैकग्राउंड से कनेक्टेड होगा, अगर मुझे देखना हो तो मेरे लिए 2 से 3 मिनट का काम है। नहीं, बस मुझे यह देखना है कि विवाद कहां तक पहुंचा है, नहीं, और क्या कोई विवाद के नए मसले भी उभर कर सामने आए, नहीं। ठीक उसी प्रकार सवाल यह उठता कि अगर इकोनॉमी से करेंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैंने एक प्रश्न पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा बिजनेस ठीक ठाक क्यों चल रहा है, बढ़िया क्यों नहीं चल रहा, कुछ तो कारण होंगे इसके, नहीं। और उन कारणों का जवाब दूं उसके पहले एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके लिए फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या है, नींव तैयार करना, या आपके लिए फाउंडेशन कोर्स का मतलब है कि मतलब हमको मोटा मोटी पीटी में जो पूछा जाता है उतनी चीजें मिल जाएं, बात खत्म। ये सोच बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी फाउंडेशन कोर्स को लेकर क्या सोच है, यह जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं फाउंडेशन कोर्स के बारे में क्या सोचता हूं फी कम रहने के बावजूद, यह आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। तभी आप लाभ उठा सकते हैं इस कोर्स से। मेरी बात समझ रहे? तो अब प्रश्न जो यहां पर उभर कर आता कि क्यों अच्छा नहीं कर रहा बिजनेस, तो जो आपको विजिबल चीजें हैं मैं उसी विजिबल चीज पर बात कर रहा हूं कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, भारतीय बाजार वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ है, तो अगर वैश्विक बाजार बेहतर करेगा तो भारतीय बाजार के भी बेहतर करने की संभावना क्या होगी, प्रबल होती चली जाएगी। और अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था अगर का प्रदर्शन अगर खराब होगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था अगर दबाव में होगी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली दबाव बढ़ेगा, नहीं। तो एक तो एक्सटर्नल फैक्टर होता, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था दबावों से घिरी हुई है, और इसलिए भी भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार दबाव महसूस कर। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव नहीं है तो हमारा निर्यात जो है एक लंबे समय से या तो गिर रहा है या स्टैग्नेट कर गया है, ठहरी हुई अवस्था में। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है ना, मेरी बातें समझ रहे? अब उस दबाव का सामना हम करेंगे या नहीं करेंगे, यह किस बात पर निर्भर करता? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इंटरनली कैसा कर रहे हैं, आंतरिक स्तर पर हम कैसा कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। बातें समझ? और जब डोमेस्टिक इकोनॉमी के परफॉर्मेंस की बात आएगी तो उस परफॉर्मेंस की ओर इशारा मैं 2 चीजों के माध्यम से करूंगा। पहला प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, नोटबंदी को लेकर क्या महसूस करते हैं आप? कुछ तो महसूस करते होंगे, अच्छा कदम था, बहुत अच्छा कदम था, नहीं, हिस्टोरिकल कदम था, ऐतिहासिक कदम था, क्या था? कुछ तो सोच रहे होंगे। अच्छा ही कदम था। डिपेंड्स मतलब अब तो डिपेंड नहीं बोलिए, अब तो 3 साल हो गए, अब 4था साल में हम लोग इंटर कर गए, नहीं? बतलाइए। हाँ, नहीं, जो व्यू है मैं वही जानना चाहता। देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि
स्टॉप करने के लिए, तो उसमें आप ये 500 के बाद 1000 रुपये 2000 रुपये कह रहे हो, तो ये स्टॉप करने में और आसानी होगी, उस पॉइंट पे भी करो। लेकिन अगर हम बात करें कि इससे थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, क्या बचा है, बढ़ा है? डिजिटलाइजेशन ये क्या है? फोन पे, हाँ पेटीएम। हाँ, उस समय ऐसा शुरू हुआ था कि हम लोग शुरू किए थे एक्चुअली में पेटीएम से सब्जी खरीदना, तो उस सेंस में ही अच्छा है। मैंने बस 2 बेसिक बातें बताई थी और डीप में जाने के बाद हम लोग पढ़ेगा डालेगा। अच्छा, और कोई बतलाइए। इस उद्देश्य से शुरू किया गया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सारा जो भी अब क्योंकि नहीं बतलाना है, वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पूछूंगा या नहीं पूछूंगा। आपको बतलाना है अच्छा कदम था या खराब कदम था, या एक तीसरा भी मतलब जो है, मतलब डिप्लोमेटिक स्टैंड हम लेते, कदम तो अच्छा था लेकिन क्रियान्वयन कमजोर था। इसको मैं कहता हूं डिप्लोमेटिक स्टैंड। नहीं? अच्छा, जीएसटी कैसा था? अच्छा था? नहीं? और कुछ कोई किन्हीं को बहुत अच्छा नहीं लगता? जल्दबाजी में लगेगा। कोई भी काम शुरू करने के टाइम पे इश्यूज आते हैं, उस टाइम के बाद मैच्योर हो जाएगा, लोग यहाँ के काम करना शुरू करेंगे, सरकार समझेगी अच्छे से, क्योंकि ये नया है और ये होना चाहिए, तो कुछ टाइम लगेगा। शुरुआत के दौरान शुरुआत के सही सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। सभी राज्यों को बोला भी जाता है कि अगर जीएसटी लगने पर कुछ कमी आता है अर्थव्यवस्था में तो अनुदान देगा सरकार, जो कि बात हाल फिलहाल में पूछा गया है और सरकार नहीं दे रही है। सरकार नहीं, क्यों नहीं दे रही है? सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया, सही आपने पकड़ा, बहुत कम लोग इस चीज को पकड़ पाते हैं। क्यों हाथ खड़ा कर दिया? देखिए, बार बार मैं प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं, मैं प्रश्न आपसे क्यों पूछ रहा हूं, कुछ तो पर्पस होगा। सीधे सीधे मैं बतला भी तो सकता था। प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं? एक क्यूरियोसिटी पैदा हो आपके अंदर। प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि आप अपने आप से प्रश्न करना सीखें। जब आप प्रश्न करना शुरू करेंगे ना अपने आप से, तो स्वाभाविक मनुष्य की प्रवृत्ति है, जब उसके सामने प्रश्न आ जाता है तो वह उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करता है, और उत्तर तक पहुंचने के लिए वह सोचना शुरू करता है। ना सोचे ये संभव ही नहीं। और जब सोचना शुरू करेंगे तभी तो उत्तर तक पहुंचेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो क्लासेस चले, ये क्लास वो माध्यम हो जिस माध्यम से आप पेपर से भी कनेक्ट हो सकें, विषय से भी कनेक्ट हो सकें, सोचने की प्रक्रिया शुरू हो सके। देखिए, आप जितना सोचेंगे ना, मेरे लिए चीजें उतनी आसान होती चली जाएगी, और जितना नहीं सोचेंगे, मेरे लिए मुश्किलें उतनी बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि इस बाजार में आप देखेंगे तो नहीं सोचने वाले और नहीं सोचवाने वाले की भीड़ मौजूद है। घर से लेकर बाहर तक आप देखेंगे ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे जो कहेंगे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना कह रहा हूं उतना करो। नहीं? तो यह कहीं ना कहीं जो है हमारे ग्रोथ को प्रभावित करता, हमारे ग्रोथ को बाधित करता। हमेशा ध्यान रखें। एक रेफरेंस मैं सुनाऊंगा। जब 2G स्कैम आया था ना, कोलगेट जब आया था, तो मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अब तो बिना डरे मैं मनमोहन सिंह जी की चर्चा कर सकता हूं, आज से 4 साल 5 साल पहले नहीं कर सकता था। अब इसलिए चर्चा कर सकता हूं कि धीरे धीरे अब मनमोहन सिंह जी जो हैं एक बार फिर से सम्मानित आदमी लगने लगे हैं। नहीं? तो मनमोहन सिंह ने कहा कि जब हम लोग MBA करके लौटे तो फिक्की के चेयरमैन ने हमारे बैच के बच्चों के लिए डिनर पार्टी रखी, और उस डिनर के दौरान उनसे इंटरेक्शन हमारा हुआ। तो उन्होंने एक प्रश्न सबसे पूछा। प्रश्न यह था
कि सबसे अच्छा मैनेजर कौन है, सबने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया। लास्ट रिप्लाई जो है फिक्की के चेयरमैन की ओर से आया। नहीं, उन्होंने कहा कि देखो मेरी नजरों में वह मैनेजर अच्छा है जो 10 निर्णय अगर लेता है तो उस 10 निर्णय में 5 निर्णय उसके सही साबित हो, और वह मैनेजर बहुत अच्छा है जो 10 अगर निर्णय लेता है तो उसके 10 निर्णय में 7 या 8 निर्णय सही साबित हो। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखो निर्णय सही था या गलत, जब हम इसका मूल्यांकन कर रहे होते तो कहीं ना कहीं हमारी नजर किस पर होती है, परिणाम पर होती है। परिणामों के आलोक में हम उसका मूल्यांकन कर रहे होते। मेरी बातें समझ रहे? और जब हम निर्णय ले रहे होते तो निर्णय जब हम ले रहे होते उस समय हमारे पास केवल अनुमान होते हैं, संभावनाओं और अनुमानों के आधार पर हम निर्णय लेते नहीं। तो जो आदमी अनुमानों और संभावनाओं के बीच ऐसा निर्णय लेता है कि उसके 10 में से 7-8 निर्णय सही हो सके, वाकई नहीं, इवन जो 5 निर्णय ले रहा है वह भी सही है। ये एक पक्ष। और मुझे लगता है कि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है, नोटबंदी जब 2016 में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा हुई, रात में अचानक मैं निकला, क्लास लेके निकला था और यह आइडिया मिला कि कोई बड़ी घोषणा होने जा रही है, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधित करेंगे। तो घर तक पहुंचते पहुंचते चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद उस पर हमने काम करना शुरू किया और लगभग 2 महीने तक नोटबंदी टॉपिक पर केवल मैंने काम किया। मेरे ब्लॉग अभी भी पड़े हुए हैं सार्थक संवाद पर। 6 ब्लॉग मैंने लिखे थे, 6 ब्लॉग इस पर इन 2 महीनों के दौरान। और मेरा कंक्लूजन था कंप्लीट ए नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा। यह मेरा कंक्लूजन उस समय था। और उस अध्ययन के क्रम में एक भी सीरियस इकोनॉमिस्ट मुझे ऐसे नहीं मिले जिन्होंने नोटबंदी के निर्णय का समर्थन किया हो, देश के भीतर से लेकर देश के बाहर तक। नॉट ए सिंगल की बात कर रहा हूं नहीं। और मेरा अनुमान था एट दैट टाइम कि इस झटके से इकोनॉमी को उबरने में मिनिमम 4 से 5 साल लगेंगे। यह मेरा अपना अनुमान था। ठीक है, चीजें आगे बढ़ी। ऐसा लगा कि कहीं गलत ना साबित हो जाऊं, जो रियलिटी है। अचानक से 1 जुलाई से जीएसटी का निर्णय लिया गया और इकोनॉमी की बुक जो मेरी मार्केट में अभी अवेलेबल है वो 2017 के सितंबर में आई थी। अगस्त फर्स्ट वीक में मैं जीएसटी टॉपिक पर काम कर रहा था, लगभग 1 महीने सवा महीने के बाद। और उस समय एक राहुल गांधी हैं, शायद जानते होंगे आप लोग। जानते हैं? हो सकता है राहुल गांधी के नाम से ना जान रहे हो, पप्पू के नाम से जान रहे हो। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता।
जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का। देखो रुक करके सोचिए, बार बार मैं कहता हूं बात समर्थन या विरोध की नहीं है, बात समझने की है। जीएसटी पर जो मैंने कंक्लूड किया था, और जीएसटी पर राहुल गांधी ने जितनी बातें की, आप उठा करके देख लें, 2.5 साल होने चले। इन 2.5 वर्षों के दौरान जीएसटी में जितने मॉडिफिकेशन हुए, जितने परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को देखें। राहुल गांधी ने जिनको लेकर के आपत्तियां प्रदर्शित की थी, दोनों को आप मैच करने की कोशिश करें, और आप ये देखेंगे कि वहां परिवर्तन हुए हैं जहां जहां आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी। नहीं, ये देखने की चीज है। मीडिया ओपन है, नेट ओपन है। अब आप खुद सोच करके देखें, पप्पू कौन है? 5 कंक्लूसिव रिमार्क मेरे बुक में हैं। पहला रिमार्क है कि इट वाज अवेटेड। जीएसटी की लंबे समय से प्रतीक्षा थी, लंबे समय से, और इस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए था। बट का मतलब तो समझते हैं। काम बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन। सुना है या नहीं? काम बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन। महाभारत में चले जाएं तो विदुर और भीष्म पितामह जब बात करते हैं तो जैसे किंतु परंतु विदुर कहते हैं, भीष्म पितामह भड़क उठते हैं, क्योंकि किंतु परंतु का सीधा मतलब है कि पहले जो बातें आप कह रहे हैं ना, अब उसको निगेट कर रहे हैं। सिंपल मतलब होता। तो बट के बाद मेरा जो पहला कंक्लूसिव रिमार्क था, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द रॉन्ग टाइम। यह गलत समय पर इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब चीजों को समझने की कोशिश करें। फाउंडेशन का मतलब फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन का यह मतलब नहीं होता है कि जीडीपी कितना % बढ़ा, कितना % घटा। नहीं पूछेंगे मैंने ऐसा क्यों कहा कि इट वाज इंट्रोड्यूस एट द रॉन्ग टाइम। तो उसका रीजन यह था कि ग्लोबल पैटर्न को मैंने देखा, और ग्लोबल पैटर्न को देखा कि जीएसटी जहां भी इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोडक्शन के बाद अगले 2-3 वर्षों तक इकोनॉमिक स्लंप की स्थिति रही है। इकोनॉमिक स्लंप की स्थिति रही है, और वो इकोनॉमिक स्लंप की स्थिति तब रही है जबकि इकोनॉमी बेहतर कर रही थी। बातें समझ रहे? और हमारी इकोनॉमी जिस समय जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय हमारी इकोनॉमी जो है नोटबंदी के प्रभाव से जूझ रही थी। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में नहीं थी। और अगर नॉर्मल सिचुएशन में वो इंपैक्ट दिखाई पड़ता, तो जब वो चीजें नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा? उसका मतलब यह होगा कि एक शब्दावली एक यूज होती है मेडिकल साइंस में, सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसका मतलब सुनते हैं, समझते हैं? सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब क्या है? पहले आप किसी से इन्फेक्टेड थे, उसी दरमियान आप किसी और को हो गए। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन की क्या खासियत है? आप पे दोहरा मार पड़ा। नहीं तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। सर जो इम्पैक्ट आमतौर पे लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा होगा। और कोई बतलाएंगे? और उसकी वजह से नहीं, मैं जो शब्द सुनना चाहता हूं वो नहीं आ रहा है। और कोई बोलेंगे? इन्फेक्शन का स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा। हाँ, थोड़ा बढ़ जाएगा।
देखिए मेडिकल साइंस में जाएंगे ना तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को बहुत खतरनाक माना जाता है, बहुत खतरनाक। और कहा, इसको थोड़ा सा बंद करो, और कहा जाता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन की स्थिति में बच पाना मुश्किल होता है। क्यों? तो जब पहली बार इन्फेक्शन होता है ना तो दवा हमें दी जाती है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और हमारी एंटीबॉडी काम करती है, हमारी एंटीबॉडी काम करती है, हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। और जब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का सपोर्ट मिलता है दवा को तो इफेक्टिव तरीके से फास्ट रिकवरी संभव होती है। लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन की स्थिति तक आते आते क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारी एंटीबॉडी जो है, रेसिस्ट करने की क्षमता क्या करती है, खो देती है। और जब एंटीबॉडी रेसिस्ट करने की क्षमता खो देती है तो उस इन्फेक्शन के लड़ने में हमारी निर्भरता कहां पर बढ़ जाती, हमारी निर्भरता जो है मेडिसिन पर बढ़ जाती है। और मेडिसिन तब तक इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करेंगे जब हमारे इम्यून सिस्टम का एंटीबॉडी का सपोर्ट ना हो। अब बातें स्पष्ट हुई? तो जो समस्या उभर करके आई, हमारी इकोनॉमी पहले से अस्थिर हो चुकी थी नोटबंदी के कारण, नोटबंदी के प्रभावों का सामना करने की कोशिश कर रही थी। और ऐसी स्थिति में जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जीएसटी सेकेंडरी इन्फेक्शन की माफी कहता है। अर्थव्यवस्था नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल सिचुएशन में है, और उस एबनॉर्मल सिचुएशन में अगर जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसका इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट क्या होगा? जब अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है तब स्लम्प की स्थिति पैदा होगी तो मल्टीप्लाइंग इंपैक्ट होगा। एक चीज तो इट वाज इंट्रोड्यूस एट द रॉन्ग टाइम, उसके लिए वेट किया जाना चाहिए था तब तक जब तक कि इकोनॉमी नोटबंदी के प्रभाव से बाहर निकलकर बेहतर नहीं करने लगती। दूसरी बात, दूसरा जो मेरा कंक्लूजन था कि जीएसटी के जो बेनिफिट हो सकते थे इंडियन इकोनॉमी को, वो बेनिफिट नहीं मिलने जा रहे। अब पूछिएगा क्यों नहीं मिलने जा रहे? नहीं, अब उसको छोड़ दीजिए। वो बेनिफिट इसलिए दो कारणों से नहीं मिलने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो आप देखेंगे जीएसटी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था। दुनिया में मेयर 4 से 5 इकोनॉमी ऐसी हैं जहां पर 4 टियर या 5 टियर जीएसटी था, और वैसी इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी भी थी। और उन 4 अर्थव्यवस्थाओं, 5 अर्थव्यवस्थाओं के इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेज को देख ले तो डिफास्टेटिंग था। तो कहीं ना कहीं जीएसटी का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जीएसटी के बेनिफिट को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। एक दूसरा, हायर जीएसटी रेट, मैक्सिमम प्रोडक्ट देखें 18% और 28% के स्लैब में थे, और 28% के स्लैब में जो है बड़ी संख्या में प्रोडक्ट थे। तो इतना हायर रेट ऑफ जीएसटी जो है दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी और हायर जीएसटी रेट, ये दोनों चीजें मिलकर के क्या करेंगे? ये दोनों चीजें मिलकर के उस इंपैक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंपैक्ट, जो पॉजिटिव बेनिफिट होने थे उसको न्यूट्रलाइज करती चली जाएगी। चौथी चीज, आप अगर देखें जीएसटी नेटवर्क जो है, जीएसटी कितने इफेक्टिव तरीके से काम करेगा यह इस बात पर निर्भर करता
कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो इसके लिए है, और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नेटवर्क कितना डेवलप्ड है। और आप इसी से अंदाजा लगा लें, 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाता और सितंबर 2017 तक जीएसटी नेटवर्क का जो टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम था उसको प्रॉपरली डेवलप कर पाना संभव नहीं होता। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो एक प्रश्न आपको मुझसे पूछना चाहिए, लाजमी है, बनता है यह प्रश्न। और प्रश्न यह पूछना चाहिए, चाहे नोटबंदी लाया गया हो, चाहे जीएसटी लाया गया हो, क्यों लाया गया? एक कहावत सुनी है, हाथी के 2 दांत, खाने के कुछ और बात, दिखाने के कुछ और। क्यों लाया गया? यह प्रश्न आपको पूछना चाहिए था। और इसको लाने से बेनिफिट किसको हुए? बेनिफिट किसको हुए? ये 2 प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन इन दोनों प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने के पहले मैं एक प्रश्न आपसे, आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जीएसटी का आप लोगों पर क्या असर पड़ा? आम लोगों पर कुछ असर पड़ा, कुछ असर नहीं पड़ा, राहत हुई, क्या हुआ? क्या? जीएसटी आने के बाद सर ये डिफेंस वाले कैंटीन में बहुत सा सामान सस्ता हो गया। बहुत सारा सामान सस्ता हो गया। और प्रॉब्लम ये आया कि आप यदि कुछ खरीदने जा रहे हैं दुकान से, जैसे कि मैं लैपटॉप लेने गया तो वहाँ मुझे बोला गया कि जो जीएसटी है सर आपको अलग से पे करना पड़ेगा, कि ऑनलाइन। दुकानदार ठगा इसके नाम पर जीएसटी आ गया है, जीएसटी आ गया। और इसके केस में बहुत क्लियर खाका तैयार नहीं था जो एक आम आदमी, एक आम जनता को समझ में आ जाए कि हाँ कौन सा स्लैब किस स्लैब में कौन सा आइटम है। कुछ मेडिकल आइटम्स थे जो कि एक हैंडीकैप को मिलने चाहिए थे, वही 5 में या 12 में रखे थे। तो ऐसे में आदमी को पता नहीं होता कितना पे करना, नहीं पे करना होता है, वो ऑफलाइन लेते हैं। तो ऐसे में इसको होता नहीं है। रेगुलेटेड सेक्टर में इसका बेनिफिट दिखा है, रेगुलेटेड सेक्टर में लोग मनमानी करेंगे। मतलब सीएससी कैंटीन को सेंटर में आपने रख लिया और कंक्लूजन निकालना शुरू कर दिया। नहीं, वो ऑनलाइन आ रहा हूं ना मैं, काहे चिंता करते? जीएसटी का मतलब समझते हैं ना? गब्बर से टैक्स मत लिख दीजिएगा, नहीं, टैक्स, गुड्स, इसलिए मैंने कहा कि इकोनॉमी को किताबी ढंग से मत पढ़ें, व्यावहारिक नजरिए से देखने की कोशिश करें। मैं जब स्टार्ट करना था अभी, तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि अच्छा इसके लिए क्या किया जाए, कितने दिन में ख़त्म करूं? 15 दिन में ख़त्म करूं, 20 दिन में ख़त्म करूं, 25 दिन में ख़त्म करूं? फिर मैंने निर्णय लिया कि अगर फाउंडेशन कोर्स है तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि हम आपको साथ लेकर के चलें और थोड़ा सा जल्दबाजी करने या किताबी तरीके से बढ़ने की बजाय जो है विजुअलाइजेशन के जरिए हम, क्योंकि मैं इसके पैरेलल, जीएसटी के पैरेलल जो है रख रहा हूं, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो 2005 में जब वैट इंट्रोड्यूस किया गया, जब जीएसटी पर चर्चा शुरू हुई, तो 2005 में जो वैट इंट्रोड्यूस किया गया
तो उस समय जितने तर्क दिए गए थे वे सारे तर्क जीएसटी के समय दिए गए, सारे तर्क दिए गए। और जब मैंने देखा कि वही तर्क दिए जा रहे हैं तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि तब तो जीएसटी का भी वही ढाक के 3 पात होना है जो वैट का हुआ। पहला प्रश्न जो व्यवहारिक उठा। अब पूछिएगा कैसे? तो एक प्रश्न मैं जानना चाहूंगा, जीएसटी के लागू होने के पहले ये सर्विसेज टैक्स जो थे, अभी सर्विसेज टैक्स कितने हैं? मैक्सिमम कंटेक्स में 18%, नहीं? इसके सर्विसेज टैक्स इसके पहले कितने होते थे? 12% का मतलब मैक्सिमम पर था, एक्सेप्शन जो भी हो, नहीं? अब अगर यहां पर आकर के देखें, तो सीधे सीधे सर्विसेज कॉस्ट में कितने की वृद्धि हुई इसके कारण? सेवाएं महंगी हुई या सस्ती हुई? हाँ, सेवाएं महंगी हुई। अब मोटा मोटी लेके चलो ना, अब सब कैलकुलेशन तुम ऑफिस वाला यहां करोगे, नहीं तो बच्चा समझने की बजाय बच्चा सब उलझ जाएगा। मोटा मोटी फ्रेमवर्क, नहीं? तो सेवाएं चाहे कोई भी हो, सेवाएं महंगी हुई या सस्ती? महंगी हुई। और वो महंगी सेवाओं का बर्डन किसको झेलना पड़ेगा? आम लोगों को। कई बार वो बर्डन आपको दिखाई पड़ता है, कई बार वो बर्डन दिखाई नहीं पड़ता। प्रीपोड फोन यूज करते हैं तो पहले टॉक टाइम ज्यादा मिलता होगा, अब कम मिलता है। पोस्टपेड यूज करते हैं तो हम लोगों को इंपैक्ट दिखाई पड़ता कि अगर एयरटेल का प्लान यूज कर रहा हूं तो देखता हूं, याद आता है कि अरे प्लान तो घटवा करके 499 वाला प्लान करवाया था, बिल आ रहा है 750 का, ये कैसे हुआ? तो देखता हूं करीब करीब 18% जीएसटी प्लस एडिशनल कुछ जो है, नहीं? तो वो देखने की चीज, चूंकि बिल कभी नहीं देखता, नहीं, तो इसलिए वो विजिबल नहीं होता। तो सर्विस कंज्यूमर जो भी हैं उन पर तो जीएसटी का इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, सेवाएं महंगी हुई। गुड्स पर आ जाएं, क्या इंपैक्ट हुआ? वस्तुओं की कीमतों पर क्या असर हुआ? मैं ये जानना चाहता, और ये जानना मेरे लिए रोचक होगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है। वस्तुओं की कीमतें महंगी बढ़ी या घटी? पक्का? क्या बढ़ी या घटी? कुछ किस्म बढ़ी है सर, कुछ में स्थिर है। अब मुझसे पूछें तो इमीडिएट इंपैक्ट घटने वाली दिखाई पड़ती, इमीडिएट इंपैक्ट, क्योंकि जब दबाव बढ़ा तो सरकार ने सख्ती बढ़ाई, तो जहां तक सख्ती बढ़ाई गई वहां पर कीमतों में कमी दिखाई पड़ती, नहीं? लेकिन 2 से 3 महीने तक होते होते कीमतों में आपको 10% तक उछाल की स्थिति दिखाई पड़ती। मतलब पुराने मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो थे, जब तक उनका स्टॉक रहा तब तक कीमतें घटी दिखाई पड़ी। जैसे न्यू मैन्युफैक्चर्ड आइटम आने लगे तो उनको बढ़ा करके, और कमोबेश अगर इक्के दुक्के जगहों पर छोड़ दें, अपवाद स्वरूप कुछ मदों को छोड़ दें, तो ओवरऑल इंपैक्ट ये दिखाई पड़ेगा, ओवरऑल इंपैक्ट। तो जीएसटी के कारण सफर कौन कर रहा? मतलब दबाव किस पर बढ़ा? उपभोक्ता पर। फायदा किसको हुआ? अगर घाटा हुआ तो फायदा भी तो किसी को होना चाहिए। फायदा किसको हुआ? लाया किसके लिए गया जीएसटी? मतलब ये चीजें रुक करके सोचने और समझने की है।
तो सरकार जीएसटी अगर लाई है तो दो लोगों के लिए लाई गई है। एक सरकार अपने लिए लाई है ताकि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े, और दूसरा जीएसटी लाई गई है कॉरपोरेट्स के लिए, और एक शब्द में मैं कहूं अंबानी अडानी के लिए। अंबानी अडानी का मतलब कॉरपोरेट्स लेंगे, पर्टिकुलर नहीं। पूछेंगे क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा, प्रश्न तो लाजमी है नहीं। आप अगर देखें सरकार पर लगातार कॉरपोरेट का दबाव है, टैक्स रेट में कट हो, दबाव है ना। सरकार उस दबाव को कैसे रेस्पॉन्ड करेगी, सरकार उस दबाव को कैसे रेस्पॉन्ड करेगी। अगर थोड़ा सा सोचें कि मैं अगर दिल्ली से यहां आ रहा हूं क्लास लेने के लिए, आपकी ओर से दबाव हो कि फी कम हो, तो उस दबाव को कैसे हम रेस्पॉन्ड करेंगे। रेस्पॉन्ड तो करना होगा, क्योंकि आप बाजार हैं, आपका दबाव है, हर हालत में रेस्पॉन्ड हमें करना है। कैसे करेंगे, कुछ तो तरीका होगा नहीं। तो वो दबाव हम रेस्पॉन्ड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को हम कम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को कम करेंगे। ड्यूरेशन हम क्या करेंगे, अगर सर्विस मैं जो है इस संस्थान का प्रोप्राइटर होता, मैनेजमेंट में होता, और अगर मुझे सर्विस को लाना है इस प्रोग्राम के लिए नहीं, तो दो तीन तरीके मेरे पास थे। एक तरीका यह था कि सर्विस को अगर हमें लाना है और हम जानते हैं कि हमें हायर पेमेंट देना है, 4,000-5,000 रुपये हमें घंटा देना है, तो या तो करेंगे कोर्स ड्यूरेशन हम कम कर देंगे, छोटा कर देंगे, या ऐसा करेंगे पार्शियल कोर्स हम सर्विस से करवा दें और पार्शियल हम किसी और से करवा दें। मतलब समझने की कोशिश कीजिए। या तीसरा हो सकता कि नहीं, पूरा कोर्स सर्विस से ही हम करवाएं, तो उस स्थिति में फी को हम बढ़ा दें। और एक चौथी स्थिति होगी कि हम सर्विस को बुलाएं ही नहीं। रास्ता तो इसी के बीच से निकलना होगा या इसके बाहर से निकालना होगा। तो लगातार कॉरपोरेट सेक्टर का इन पर दबाव काम कर रहा है टैक्स कट में। अब टैक्स कट होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा सरकार पर। तो सरकार को कॉरपोरेट प्रेशर को अगर रेस्पॉन्ड करना है तो दो तरीके से सरकार रेस्पॉन्ड करेगी। एक सरकार क्या करेगी, सब्सिडी कम करेगी या नहीं। सब्सिडी कम करने का मतलब खर्च को कम करना, और सरकार खर्च कम करेगी नहीं, खर्च कम करने के तरीके को अपनाएगी, तो अल्टीमेटली इसका असर क्या पड़ेगा, इसका असर यह होगा कि आम लोग प्रभावित होंगे। आम लोगों का जीवन जो है आसान होगा या मुश्किल होगा, मुश्किल होगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा काम क्या करेगी कि अगर टैक्स कट करना है और रेवेन्यू कलेक्शन पर असर नहीं होने देना है तो टैक्स बेस को एक्सपेंड करना होगा, बढ़ाना होगा नहीं। और अगर आप देखें तो जीएसटी क्या कर रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को तेज कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें दो हिस्से हैं, एक औपचारिक अर्थव्यवस्था वाला, एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाला। और फॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तेज होने का मतलब क्या है, फॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तेज होने का मतलब है कि जो औपचारिक अर्थव्यवस्था अभी तक टैक्स नेट से बाहर है, धीरे धीरे उसको औपचारिक, तो इससे टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स बेस बढ़ेगा तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा तो सरकार को भी बेनिफिट होगा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में। और दूसरा, अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो उस स्थिति में सरकार थोड़ा टैक्स रेट को
कम भी कर सकती है। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? नहीं? ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, ये तो जीएसटी की बात मैंने की, ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें, समझने में दिक्कत नहीं ना हो रही है? पक्का पक्का? हाँ, सोई चेहरे पर 12 बजेगा तब मैं रोक दूंगा, क्योंकि नूनू बाबू बउआ कह करके बतला रहा हूं। ठीक है। दूसरा काम, नोटबंदी जो लाया गया था, मुझसे अगर पूछिए और मेरी समझ जो कहती है, नोटबंदी के 2 पर्पस थे। ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने कारण गिनाए उनमें से कोई कारण सही नहीं था। ना तो ब्लैक मनी की समस्या को रिस्पॉन्ड करना उसका पर्पस था, ना ही उसका पर्पस नक्सलिज्म पर अंकुश लगाना, ना टेरर फंडिंग को रोकना था, और ना ही फेक करेंसी को नोट रोकना था। 2 पर्पस उसके थे। पहला पर्पस उसका था, मायावती जी का तो नाम जानते होंगे, नहीं? और मायावती जी का नाम जानते होंगे तो ये भी जानते होंगे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एमएलए का टिकट जो उन्होंने देती हैं या एमपी का टिकट देती हैं, वो तो सारे कैडर को देती होंगी, जो समर्पित कार्यकर्ता होंगे उनको टिकट देती होंगी। क्या? पक्का ना? पक्का ना? हाँ, टिकट बेचा था। नहीं, कितने में बेचा था? सही कहा आपने, मैं वहीं आना चाहता था। करीब करीब 8 करोड़ में 1 सीट बेचा गया, मतलब 8 से 12 करोड़ था वो अमाउंट। ठीक है। अब आप गौर कर लें, ये सब इकट्ठा हो गया। नहीं, नोटबंदी के पीछे जो पर्पस था, यूपी चुनाव जीतना प्राइम पर्पस था। और नोटबंदी में सपा से खतरा नहीं, मतलब सपा से चुनाव में खतरा नहीं था, क्योंकि सपा पावर में थी और बहुत वर्स्ट पोजीशन पर थी कि कांग्रेस को कुत्ता काटा था जो उसने जाकर के समझौता कर लिया। और अक्सर क्या कीजिएगा, कई बार किस्मत जब खराब होती है ना, तो कुत्ता नहीं काटेगा तो आप ही अपना पैर कुत्ता पर दे आएंगे। नहीं, खतरा मायावती से था, और लगभग जो खबरें आ रही थी, कि मायावती स्वीप कर रही। तो नोटबंदी ने क्या किया, रातों रात मायावती को बैकफुट पर धकेल दिया। सपा तो फिर भी पैसे का जुगाड़ कर लेती, क्योंकि पावर में है, और जो पावर में होता उसको पैसे की दिक्कत नहीं होती। तो एक पॉलिटिकल पर्पस उसका था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पर्पस मुझे समझ में आता है कि अगर आप देखें तो हमारे बैंकिंग सेक्टर लंबे समय से लिक्विडिटी क्रंच से गुजर रहे थे। एनपीए की समस्या लगातार गंभीर हो रही थी। और तीसरी चीज देखेंगे, एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है। मैं चर्चा आगे करूंगा। होता क्या है, बैंकों की टोटल लायबिलिटी जो होती है उसका एक निश्चित अनुपात जो है अपने कैपिटल के रूप में मेंटेन करना होता है। हाँ, ठीक है ना? तो अपने कैपिटल के रूप में मेंटेन करना होता है। उसका पर्पस होता है बेटर रिस्क मैनेजमेंट को इंश्योर करना, जोखिम का बेहतर प्रबंधन। ठीक है। उसी से संबंधित है बेसल नॉर्म्स। तो बेसल 3 नॉर्म्स लागू होना था 19 से। तो उस नॉर्म्स के लागू होने का मतलब था कि हर स्थिति में आपको क्या करना होगा, हर स्थिति में आपको एडिशनल फंड की जरूरत होगी। नहीं, अब फंड रिक्वायरमेंट को 2 तरीके से पूरा किया जा सकता। या तो सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक को फंड उपलब्ध करवाए, एडिशनल फंड। सरकार वो फंड उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं है। और दूसरा है सरकार अपने शेयर को कम करके उसको डाइल्यूट करे, बेचे और उसके जरिए फंड मोबिलाइज करे। कहीं ना कहीं सरकार की ये इच्छा भी नहीं थी।
क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में सरकार के जो शेयर हैं, उन शेयरों के एवज में उन्हें डिविडेंड प्राप्त होता है, नहीं, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा होता। अगर वो शेयर बेचती है तो सरकार को कहीं ना कहीं उसके इस पर असर पड़ेगा, फ्यूचर इनकम पर। तो कहीं ना कहीं नोटबंदी के पीछे जो सरकार का कैलकुलेशन था वो दो कैलकुलेशन था। पहला कैलकुलेशन था कि बैंकों में जो लिक्विडिटी क्रंच की स्थिति है, तो जो पैसा घर में रखा हुआ है, ब्लॉक्ड है, वो पैसा बैंक तक पहुंचेगा, तो लिक्विडिटी की समस्या का समाधान होगा, एक। और दूसरा जो कैलकुलेशन था सरकार का, वह दूसरा कैलकुलेशन यह था कि नियर अबाउट 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया, उस समय का अमाउंट मेरे ख्याल से 17 पॉइंट समथिंग लाख करोड़, 17.5 के आसपास, 39 हो या 5 हो, लगभग 17.5 लाख करोड़ की करेंसी जो है मार्केट में थी। तो उस स्थिति में अगर देखा जाए तो उसको सरकार का कैलकुलेशन था 2.5 से 3 लाख करोड़ जो हैं, जो ब्लैक मनी के रूप में डंप किए गए हैं, स्टॉक्ड मनी है, वो हमारे पास नहीं आएगा, नहीं। अब अगर देखें तो ये दोनों कैलकुलेशन गड़बड़ा गए। दोनों कैलकुलेशन इसलिए गड़बड़ा गए कि करीब करीब देखें तो 99.3% करेंसी जो है बैंकों तक पहुंच गई। और सरकार के इस तर्क से मैं सहमत हूं, पूरी तरह से सहमत हूं, कि बैंकों में जो पैसा आ गया वो व्हाइट मनी नहीं है, सब व्हाइट मनी नहीं है। ये जो आरोप लगाया जा रहा, ब्लैक को व्हाइट किया जा रहा है, ये बात नहीं है, इससे से मैं सहमत हूं। लेकिन अब बैंकों के पास जो पैसा आ गया, और कभी आशीष सर आपके बीच आएंगे तो उनके साथ डिस्कस कीजिएगा, डिप्टी कमिश्नर हैं इनकम टैक्स, IRS IT हैं, और यहां पर आते रहते हैं, वो आपको बतलाएंगे, अभी कलकत्ता में। तो आप देखेंगे तो एक तो सरकार का ये कैलकुलेशन गड़बड़ा गया कि 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया अगर ऐसा मिलेगा तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम जैसे स्कीम को हम शुरू कर सकते, उसके लिए फंड अवेलेबल करवा सकते, और कैश ट्रांसफर के जरिए चुनावी जीत को सुनिश्चित कर सकते। तो एक उस सोच को झटका लगा। और दूसरी जिस सोच को झटका लगा वह क्या है, तो ये जो कैलकुलेशन था कि बैंकों के पास लिक्विडिटी क्रंच की समस्या दूर होगी, तो वो समस्या दूर तो हुई, लेकिन अब एक्सेस लिक्विडिटी ही समस्या बन गई, क्योंकि बैंकों के पास इतनी लिक्विडिटी आ गई, बाजार में डिमांड नहीं है, और डिमांड अगर नहीं है तो उस स्थिति में प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा, और प्रोडक्शन प्रभावित होगा तो उस स्थिति में ऑब्वियसली क्रेडिट डिमांड भी क्या होगा, प्रभावित होगा। बैंकों के पास पैसा रखा हुआ है, पैसा लेने के लिए लोग आ नहीं रहे हैं, और जो बैंकों के पास पैसा रखा हुआ है उस पैसे पर बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है या नहीं, देना पड़ रहा है, नहीं। और वो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और वो अमाउंट एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो अनप्रोडक्टिव अमाउंट बना हुआ है बैंक के पास, नहीं। तो इसके कारण अगर देखें तो बैंकों की वित्तीय स्थिति और बिगड़ेगी या सुधरेगी, बातें समझ रहे हैं, नहीं। तो इसके कारण दोनों की दोनों कैलकुलेशन क्या होता है, दोनों का दोनों कैलकुलेशन वहां पर गड़बड़ाता हुआ दिखाई पड़ता। और रही बात ब्लैक एंड व्हाइट की, तो अगर उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो जो समस्या उभर करके आती है कि नए किसी काम को रोक दिया जाए टैक्सेशन से संबंधित, और केवल जो फंड बैंकों के पास आए हैं, जो करेंसी आई है, बैंक और IT ऑफिशियल केवल उस पर काम करें, तो बिना किसी नए काम में हाथ लगाए कम से कम 10 साल लगेंगे उन तमाम मामलों को निपटाने में।
और इस 10 साल तक टैक्स डिपार्टमेंट के करंट जितने भी काम हैं वो क्या रहेंगे, स्थगित रहेंगे, तब शायद जाकर के उसका निपटारा हो। मेरे कहने का मतलब यह कि सही है कि ब्लैक व्हाइट में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है अभी, इतने हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट के पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है जो कि वहां से ब्लैक को आइडेंटिफाई कर सके और उसको टैक्स नेटवर्क में ला सके। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? और इस सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ इस क्रम में नोटबंदी और जीएसटी। देखें, इंडियन इकोनॉमी प्राइमरली कैश इकोनॉमी है और आपने ये सही तर्क दिया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे कैश आता चला गया ना, जैसे जैसे नई करेंसी आती गई, डिजिटल ट्रांजैक्शन में कमी की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती। और आज जो है माइनर, आपको नोटबंदी पहले की स्थिति और आज की तुलना करें तो माइनर फर्क आपको आज दिखाई पड़ता, कोई मेजर फर्क नहीं दिखाई पड़ता। दूसरी चीज, इंडियन इकोनॉमी कैश इकोनॉमी है और विशेष करके इंडियन इनफॉर्मल सेक्टर जो है, भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जो है, वह अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी कैश पर काम करती है और लिक्विडिटी क्रंच की स्थिति जो पैदा होती तो पूरी की पूरी इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है, और जब इनफॉर्मल इकोनॉमी ठप होगी तो फॉर्मल इकोनॉमी का ग्रोथ किससे प्रभावित होगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी से। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो ग्रोथ चेन है, इंटरलिंकेजेज है, इस कदर बाधित हुआ, इस कदर बाधित हुआ है कि मुझसे अगर पूछें तो आज मैं कह रहा हूं फिर कि मिनिमम 5 से 6 साल लगेंगे आज से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू करें। तब अभी से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू करें तो इकोनॉमी को नॉर्मल कंडीशन में लाने में 5 से 6 साल लगेंगे। और कम से कम जो एजेंडा है, जो इशू है, जो डिबेट चल रहा है, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार इसको लेकर के गंभीर है। पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं, आप खुद सोच करके देखें। मैंने एक कैलकुलेशन कहीं पर नहीं देखा, पूरी पिछले 5-6 साल के दौरान जो चर्चा हुई, एक कैलकुलेशन मुझे कहीं नहीं दिखा। कैलकुलेशन यह है कि ये जो गाय गोबर पर हमारी चर्चा हो रही है लगातार, और ये जो गाय गोबर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम कर रहे हैं, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है? इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा या नहीं? क्योंकि गाय गोबर की समस्या का संबंध सीधे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या है, प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी तो उसका ग्रोथ पर असर पड़ना ही पड़ना है। उस इंपैक्ट का कैलकुलेशन आपको नहीं दिख रहा। अगर देखें तो अब तक आते आते अब तो 2024 का भी एजेंडा सेट लगभग हो चुका है। या तो हम एनआरसी और सीएबी करेंगे, या फिर 2024 में फिर चूंकि 2021 की जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी, हो सकता है धार्मिक आधार पर जनगणना की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए और पॉपुलेशन कंट्रोल के एजेंडे को एक बार फिर से लाइमलाइट में लाया जाए और उसको पोलराइजेशन के टूल्स में तब्दील किया जाए। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो मैंने केवल 2 शब्द को उठा करके आपके सामने ये रखने की कोशिश की आज कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोचेज होना चाहिए। अगर प्री ओरिएंटेड क्लास में अगर केवल लेके चलूं तो मैं ये काम नहीं करवा सकता, मैं ये काम नहीं करवा सकता। लेकिन हमारी दुविधा यह है कि मेंस को लेकर आपके जो अप्रोचेज हैं, जो मैं पिछले 3-4 महीने में पटना में महसूस कर रहा हूं, मुझे अपना समय ध्यान आ रहा। और अपना समय का मतलब
1990 का दशक, जब ग्रेजुएशन करने के बाद एक हमारे सीनियर थे, इंडियन रेलवे अकाउंट में उनका हुआ था। जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा, धर्मपूर्वक अब ये से मेंस के बारे में सोच रहा, जाओ पहले प्री की तैयारी करो, पीटी निकाल लो, निकाल के देखो, 1-2 अटेम्प्ट दे के देखो, तब मेंस के बारे में सोचना। और आज यहाँ जो स्थिति देख रहा हूं और मैं महसूस कर रहा हूं, बच्चे हाथ पर हाथ धरे देखकर गिनती सुन रहे हैं कि अच्छा 10 को रिजल्ट आएगा या 25 को आएगा, अच्छा 10 क्वेश्चन हटाएगा या 11 क्वेश्चन हटाएगा। पूरी चर्चा यही चल रही है और लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्री का रिजल्ट आ जाए तब सोचेंगे मेंस के बारे में क्या करना है। और मेरा अनुभव कहता है कि प्री का रिजल्ट आ गया, उसके बाद सोचने के लिए आपके पास बहुत स्कोप नहीं है। मैं आपको आकाश की कॉपी उपलब्ध करवाऊंगा। आकाश रंजन जिनका इस बार सिलेक्शन, कल नहीं वो आदर्श था, जिनका सिलेक्शन इस बार हुआ है, मैं आकाश की कॉपी उपलब्ध करवाऊंगा। जीएस में अच्छे मार्क्स उसे हैं, आप वहां पर देखें कि क्या क्वालिटी डेप्थ है। आंसर के जरिए आप देखें क्या क्वालिटी डेप्थ है यहाँ, ठीक है। अगर उसे ऑप्शनल ने नहीं मारा होता तो शायद रैंकर्स में आकाश भी होता, लेकिन ऑप्शनल ने उसको ले मारा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो सोच है ना कि प्री के लिए अलग सोचेंगे, मेंस के लिए अलग सोचेंगे, इंटरव्यू के लिए तब सोचेंगे जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, ये गलत सोच है। आज के दौर में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आज के दौर में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को एक दूसरे से हम अलगाकर नहीं देख सकते हैं, और यह तब संभव होगा जब हम सोचने के तरीके को बदलें। यह तब संभव होगा जब हम पढ़ने के तरीकों को बदलें। यह तब संभव होगा जब हम अपनी रणनीति में परिवर्तन करें। इतनी बातें समझ में आई? यहां तक में कोई डाउट हो, कुछ भी हो, पूछ लें। क्या बैंकों का विलय कब हुआ? छोड़ दो ना अभी बैंकों के विलय पर, अभी तक जितना बतलाया केवल उससे पूछो जितना पूछना है। हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत में फिर मौका मिलेगा जब बैंक पर चर्चा करेंगे, तो इसी तरह बैठ करके किस्सा कहानी में बैंकों के विलय अधिग्रहण को ही समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि मेरे साथ चलने के लिए 2 चीजों की बहुत जरूरत है। बार बार मैं कहता हूं, मैं बोलूं कि खिड़की से छलांग लगा दो तो एक बार भी आपके मन में प्रश्न नहीं होना चाहिए कि कह रहे हैं हम छलांग लगा दें और हाथ पैर टूट गया तब, जान चली गई तब। इतना भरोसा होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि तुम बिना सोचे छलांग लगा दो। यह भरोसा होना चाहिए कि तुमको कुछ होने के पहले मुझे कुछ होगा, एक। और दूसरा धैर्य, क्योंकि किसी भी सेक्शन पर मैं क्लास ले रहा हूं तो क्लास के फर्स्ट हाफ को देखो तो तुमको लगेगा बहुत स्लो है, क्योंकि उस फर्स्ट हाफ के दौरान चीजों को फैला करके एक अप्रोचेज डेवलप कर रहा होता, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा होता, और एक बैकग्राउंड अगर निर्मित हो गया तो उसके बाद तो टॉपिक आसानी से निकलेंगे और टॉपिक जल्दी में निकलेंगे। क्लियर? और कुछ? तो कल टॉपिक मैं पिक करूंगा, एक बार ब्रीफ कर दूंगा सोर्स मटेरियल, किस किस सेक्शन से किस किस सेक्शन को फोकस किया जाता बीपीएससी प्री में, और उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक पर मैं लौटूंगा। 10 मिनट के गैप के बाद रोशन सर क्लास लेंगे पॉलिटी सेक्शन पर। थैंक यू।